हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSRN के स्टडी में। चलो स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5, जिसका नेम है भू संसाधन तथा कृषि क्षेत्र तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, भू संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। चलो स्टार्ट करते हैं। सीताराम। भूमि को भूमि को उपयोग के आधार पर अनेक वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर ओके की जगह कर लीजिएगा कि उपयोग के आधार पर, सॉरी हम स्प्रिंटिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए, भूमि को उपयोग के आधार पर, भूमि को उपयोग के आधार पर अनेक वर्गों में बांटा गया है, यानी कि बहुत सारे भागों में बांटा गया है। अब भाग कौन कौन से हैं? वनों के अधीन क्षेत्र, यानी कि वन के जो अधीन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? वनों के अधीन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? वन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बंजर व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि क्षेत्र वाले, यानी कि वह भूमि जो कृषि योग्य के लिए, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त ना हो, जैसे बंजर पहाड़, मरुस्थल आदि। वो सारी भूमि है ना जो कृषि नहीं की जा सकती। यहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है। जैसे कि बंजर पहाड़, जहाँ पर पहाड़ रहते हैं बहुत सारे, वहाँ पर कैसे करेंगे कृषि? क्योंकि उबड़ खाबड़ स्थान रहता है, वहाँ पर न खेत को, न ट्रैक्टर को ले जा सकते हैं, न ही कुछ चीज़ कर सकते हैं, न ही पानी ले जा सकते हैं। यानी कि पहाड़ों पर कृषि नहीं की जा सकती। यानी कि बंजर पहाड़ तो वो व्यर्थ भूमि में आते हैं, यानी कि एकदम बेकार भूमि में आते हैं बंजर पहाड़ भी। मरुस्थल में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर पानी मिलना बहुत ज़्यादा असंभव सा होता है, यानी कि मरुस्थल में भी कृषि नहीं की जा सकती। वहाँ पर जैसे कि थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में अपन अनाज वगैरह थोड़ी उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो पानी नहीं है तो वो भूमि क्या होगी? बंजर होगी एकदम। बंजर होने के कारण वहाँ पर ना तो पानी मिलता है आसानी से, नहीं वहाँ पर कुएँ खोदे जाते हैं। यदि कुएँ भी खोदेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा। तो वहाँ पर कृषि करना बहुत ही कम संभव होता है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि जो गैर कृषि कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? गैर कृषि कार्य यानी कि सरकार से रिलेटेड। अब सरकार से रिलेटेड कौन कौन से हैं? द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, उद्योग, दुकानों, बस्तियों के लिए भूमि। यानी कि जो कृषि कार्य है, गैर कृषि कार्य जिन भूमि पर रहते हैं, मतलब जो भूमि एकदम व्यर्थ होती है, वहाँ पर है ना गैर कृषि कार्य होने लग जाते हैं। जैसे कि उद्योग खुल जाएंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल जाएगी, दुकानें खुल जाएगी, बस्तियाँ खुल जाएगी, यानी कि बस्तियाँ हो जाएगी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर रहने लग जाएंगे। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो जाएगी वो भूमि। तो वहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती ना, दुकानों के ऊपर कृषि थोड़ी करेंगे अपन, नहीं कर सकते ना। तो यानी कि गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि पर हम कृषि नहीं कर सकते। स्थायी चारागाह क्षेत्र। अब स्थायी चारागाह क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी कि जहाँ पर स्थायी चारागाह है, यानी कि जहाँ पर पशुओं को एक ही स्थान पर रोजाना चराया जाता है, यानी कि यहाँ पर ही चारा उगाया जाएगा पशुओं के लिए, और जब चारा खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा चारे को उगाया जाएगा। और कृषि यानी कि चारागाह, यानी कि पशुओं को वापस वहाँ पर चराया जाएगा, यानी कि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया जाएगा। इस प्रकार की भूमि पर ग्राम पंचायत सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि ग्राम पंचायत रहती है ना गाँव की, तो इस प्रकार जो चारागाह वाली भूमि रहती है उस पर किसका अधिकार रहता है? ग्राम पंचायत का अधिकार रहता है, यानी कि स्वामित्व होता है। एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है, यानी कि एक छोटा सा भाग रहता है ना वो निजी स्वामित्व में रहता है, यानी कि लोग अपना अपना गुजारा कर सकते हैं वहाँ पे खेती करके। आगे चलते विविध फसलों व वनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि उपवन है ना। उपवन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विभिन्न क्षेत्र हैं, तो उनके अधीन जो क्षेत्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार की भूमि पर उद्यान व फलदार वृक्ष निजी संपत्ति में होते हैं, यानी कि जो फसलें होती हैं, जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, वो इस प्रकार की भूमि में आते हैं। तो इस प्रकार की भूमि पर उद्यान व फलदार वृक्ष निजी संपत्ति में होते हैं। निजी संपत्ति में कौन कौन से होते हैं? इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब कृषि योग्य यानी कि कृषि के लिए उपयुक्त तो है, लेकिन व्यर्थ भूमि है वो, यानी कि वहाँ पर कृषि नहीं की जाती। तो ये कौन सी भूमि है देखते हैं। कृषि योग्य वह भूमि जिस पर 5 वर्ष से कृषि नहीं की गई हो, यानी कि 5 साल हो गए हमें कृषि किए हुए हैं वहाँ पर, यानी कि कोई भूमि है, कोई स्थान है वहाँ पर पहले हम कृषि करते थे, लेकिन अब हमने कृषि करना वहाँ पर छोड़ दिया, तो 5 साल हो गए हमें कृषि किए हुए हैं वहाँ पर। तो वो कौन सी भूमि कहलाएगी? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाएगी। वर्तमान प्रतिभूमि
भूमि की उर्वरकता के लिए 1 वर्ष तक उसमें कृषि रहित रख लिया जाता है। मतलब कोई भूमि है ना, कोई कृषि के लिए यानी कि कोई कहाँ कोई जगह पे कृषि की जाती है, तो वहाँ की है ना मिट्टी की जो उर्वरकता रहती है ना, ज़्यादा कृषि करने के कारण वो कम हो गई है। अब उर्वरकता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसको पहले तो जोत देंगे, मतलब खेत कृषि रहती है ना, उसको बड़े अच्छे तरह से उसकी मिट्टी को उर्वरकता लाने के लिए ना उसमें कुछ खाद वगैरह डाल देंगे। फिर उसको 1 वर्ष तक उसमें कोई भी कृषि नहीं करेगा, यानी कि कोई भी फसल नहीं उगाएगा। और फिर उसके बाद में 1 वर्ष बाद में जाकर वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी उर्वरकता वाली मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि अच्छी पैदावार हो सके, इसलिए उसको 1 वर्ष तक क्या कर लिया जाता है, प्रति रख लिया जाता है, यानी कि उस पर कृषि नहीं की जाती। यानी कि वर्तमान प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि यानी कि पुरातन यानी कि प्राचीन काल में जो पुरातन जो प्रति भूमि रखी जाती थी उसको बारे में देखते हैं। यहाँ भी कृषि योग्य भूमि, यहाँ पर भी क्या होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, मतलब कृषि कृषि करने के लिए उपयुक्त भूमि होती है। जो 1 वर्ष से अधिक जो 1 वर्ष से अधिक यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा, लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक पड़ती रखी जाती है, यानी कि एकदम बंजर रखी जाती है। यहाँ पर करती रही तो की जगह पे यहाँ पर पड़ती रखी जाती है, वो कर लीजिएगा। निवल बोया क्षेत्र, निवल बोया क्षेत्र के बारे में देखते हैं। निवल बोया क्षेत्र होता क्या है आखिरकार, तो आइए देखते हैं। निवल निवल बोया क्षेत्र घर घर की भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, यानी कि जो घर के क्षेत्र में जो भूमि बनी रहती है, मतलब छोटा सा खेत वगैरह बना कर वहाँ पर घर की आवश्यकता के लिए कुछ भूमि होती है, यानी कि कुछ सब्जियां वगैरह लगा दी तो हमारे खाने पीने में उपयोग हो जाती है, यानी कि निवल बोया क्षेत्र आता है। भारत में भू अनु उपयोगों परिवर्तन, यानी कि भू उपयोगों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है, हमारी जो आसपास का जो क्षेत्र रहता है वो समय के साथ बदलता रहता है। जो बढ़ती जनसंख्या, यानी कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, बदलते स्तर उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो उन सभी पर क्या करेगा, अर्थव्यवस्था का आकार और समय के साथ बढ़ता जा रहा है। यानी कि लोग ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उनके खाने के लिए आवश्यकता होगी ना, बहुत ज़्यादा खाएंगे वो, तो खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि तो करनी पड़ेगी ना। यदि फसल ही नहीं उगाएंगे तो क्या खाएंगे। तो वो ये है कि अर्थव्यवस्था को आकार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कृषि कार्यों में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। प्राथमिक सेक्टर का द्वितीयक व तृतीय सेक्टर में परिवर्तित होना, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर के लोग हैं, जो कृषि करते हैं लोग, वो क्या सोचते हैं, यार कृषि से तो कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है, यहाँ से पैदावार भी कम होती है, कभी हो भी जाए नहीं हो जाए, वर्षा पर भी निर्भर करती है। तो क्या करते हैं लोग लोग क्या करते हैं, दूसरे व्यवसाय करने लग जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लग जाएंगे, या फिर कुछ तृतीय व्यवसाय जैसे कि नौकरी वगैरह करने लग जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। तो क्या है, अपने प्राथमिक सेक्टर यानी कि जो कृषि करते थे पहले लोग, वो क्या कह रहे हैं, कृषि कार्यों को छोड़कर इन व्यवसाय में लग जाते हैं, यानी कि इन सेक्टरों में लग जाते हैं, जिसके कारण कृषि इमारतों के लिए प्रयुक्त करना, यानी कि कृषि रहती है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाती और लोग कृषि से पिछड़ते जा रहे हैं। विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि जो विकासशील देश है ना, जो विकसित नहीं हुए हैं, जैसे भारत देश है विकासशील है, तो देश में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात, जो कृषि पर जो निर्भर व्यक्ति हैं, जो कृषि पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कृषि खेती ही करते हैं ओनली, तो उन व्यक्तियों का जो अनुपात है वो अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग कम होते जा रहे हैं। जो पहले कृषि करते थे वो लोग क्या करते हैं, अब कृषि में आ रहा हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो अपनी ज़मीन को बेच देते हैं, अपनी कृषि योग्य भूमि को बेच देते हैं और बेचकर दूसरे कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि उनसे क्या है, उनका रोजगार ज़्यादा हो रहा है दूसरे कार्यों में। तो आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि वो जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है वो प्रतिदिन घटती जा रही है, यानी बढ़ती जगह के यहाँ पर घटती कर दिएगा, क्योंकि जो जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती थी, मतलब जो पहले कृषि ही करती थी, वो अब क्या हो रही है, घटती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। साझा संपत्ति संसाधन के बारे में देखते हैं। साझा संपत्ति संसाधन होते क्या हैं, स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है, निजी संपत्ति और साझा संपत्ति। यानी कि निजी यानी कि जो हमारी स्वयं की संपत्ति होती है, यानी कि हमारे मम्मी पापा ने हमें दी है या फिर हमने खुद ने अर्जित की है, वो संपत्ति क्या कहलाती है, निजी संपत्ति कहलाती है, जिस पर हमारा अधिकार होता है। और साझा संपत्ति, साझा संपत्ति के बारे में देख लेते हैं। यानी कि
क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में जो संपत्ति होती है उसे साझा संपत्ति के नाम से जाना जाता है। पार्टनरशिप यानी कि दो लोगों का हिस्सा रहता है, तीन लोगों का हिस्सा रहता है, चार लोगों का हिस्सा रहता है। तो निजी संपत्ति के बारे में देखते हैं, वह भूमि जो भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है, यानी कि स्वयं का स्वामित्व होता है, स्वयं ही स्वामी होते हैं उस भूमि के। साझा संपत्ति के बारे में देखते हैं, वह संपत्ति पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा फल जैसे औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती है। यानी कि जो साझा संपत्ति रहती है ना, वो पशुओं के लिए चारा भी देती है, घरेलू उपयोग में भी काम आती है, ईंधन भी प्राप्त करती है, लकड़ी भी प्राप्त होती है वहाँ से, फल वगैरह भी प्राप्त होती है। मतलब सरकार का भी अधिकार होता है और खुद का भी अधिकार होता है। इनकी पार्टनरशिप वाली स्थिति आ जाती है। भारत में फसल ऋतुएं। अब भारत में जो फसल की जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो ये सारी जो फसलें हैं, अब ये तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है, कई बार पूछी भी जाती है। तो आइए देखते हैं, इनको ट्रिक से भी पढ़ेंगे। तो खरीफ और रबी और जायद की फसलों को देखते हैं। तो पहले आज नंबर पर आती है खरीफ की फसल, जो कब से बोई जाती है, जून से सितंबर तक बोई जाती है। यानी कि खजूर का पेड़ सितारों सितारों से भी ऊपर तक होता है। तो इससे याद रखेंगे, यानी कि खरीफ की जो फसल रहती है ना, खजूर का पेड़ सितारों से भी ऊपर होता है, यानी कि सितारों से ऊपर होता है। यानी कि खजूर का पेड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो यानी कि खजूर से आ जाएंगे खरीफ की फसल, जून से आ जाएगा जून जून, और सितार से आ जाएगा सितंबर। यानी कि जो खरीफ है उससे बन जाएगा यानी कि खजूर, जून से आ जाएगा खरीफ, खरीफ का वृक्ष। खजूर खजूर का वृक्ष क्या होता है, सितारों से भी लंबा होता है। यानी कि खरीफ, ख से आ जाएगा खरीफ, जून से आ जाएगा जून जूर, और सितारों से आ जाएगा सितंबर। यानी कि जो खरीफ की फसल होती है वो जून से सितंबर तक बोई जाती है। यानी कि खजूर का पेड़ सितारों से भी बड़ा होता है। फसलें, जो खरीफ की जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है और ज्वार है और अरहर है। यानी कि चकबादा मक्का की खीर आज। यानी कि हमारे हाड़ोती में क्या बोलते हैं, हमारे हाड़ोती में बोलते हैं कि चकबादा मक्का की खीर आज। यानी कि कोई कह रहे हैं कि हमें चखने दो मक्का की खीर, यानी कि मक्का की कोई खीर बनाई है किसी ने। यानी कि मेरी मम्मी ने क्या बनाई है, मक्का की खीर बनाई है। तो उससे क्या कह रहे हैं, हमें चखने दो, हमें स्वाद लेने दो। तो चक जैसे आ जाएगा चावल, कैसे आ जाएगा कपास, बा से आ जाएगा बाजरा, मक्का से आ जाएगा मक्का, और खीर से आ जाएगा ज्वार, और आज से आ जाएगा अरहर। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा कि चकबादा मक्का की खीर आज। यानी कि खरीफ की जो फसलें हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है वो ये है। रबी की फसल के बारे में देखते हैं। तो रबी की फसल के बारे में देखते हैं, तो अक्टूबर से मार्च तक के ये फसल बोई जाती है। यानी कि रवि ने आटा मिर्ची के साथ खाया, रवि ने आटा क्या किया, मिर्ची के साथ किया। रवि से आ जाएगा रवि की फसल, ने आटा से आ जाएगा अक्टूबर, और मिर्ची के साथ क्या करेंगे, मार्च। यानी कि रवि की जो फसल होती है वो कब कब तक बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर से मार्च तक रवि की फसल बोई जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, ये कौन कौन सी फसलें हैं, रवि की फसलें हैं। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है, रवि रवि ओम गच सरसों का तेल लगाओ। यानी कि रवि और ओम दोनों भाई हैं, उनसे क्या कह रहे हैं कि गच तेल लगाओ, यानी कि बहुत सारा तेल लगाओ सरसों का अपने बालों में। रवि से आ जाएगा रवि की फसल, ओम से आ जाएगा अक्टूबर और मार्च, गौ से आ जाएगा गेहूँ, सरसों आ जाएगा सरसों, गच से आ जाएगा च से आ जाएगा चना। यानी कि गच तेल लगाओ सरसों का। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा रबी की फसलों को। जायद की फसल देख रहे हैं, तो अप्रैल और जून में जायद की फसल बोई जाती है। और सब्जियां, फल, ये सब क्या है, जायद की फसलें हैं, जिनको याद करने की ट्रिक है। आजू सब्जियां फल ले आ, आजा सब्जियां और फल लेके आजा। ऐसे आ जाएगा अजमेर, जैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा अप्रैल, और जैसे आ जाएगा जून, और जहाँ से आ जाएगा जायद की फसलें। यानी कि सब्जियां और फल ये सब आए हैं इसमें ही। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। कृषि के प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो खाद्यान्न फसलें,
अब खाद्यान्न फसलें होती क्या है? खाद्यान्न फसलें देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। यानी कि जो देश में जितनी फसल बोई जाती है ना, उसके 2/3 भाग पर तो क्या होती है, खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। अनाज, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल, चना, अरहर प्रमुख फसलें हैं। जो कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, यानी कि खाने में उपयुक्त होती है ये फसलें, यानी कि लोग इनको खाते हैं। अनाज। अब अनाज के बारे में देखते हैं तो अनाज होता क्या है? अनाज के बारे में, भारत में लगभग बोए गए क्षेत्र, यानी कि जो भारत में जितना जो बोया गया क्षेत्र है ना, जहाँ जहाँ पर कृषि होती है, उसके 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। यानी कि 54% भाग पर तो क्या उत्पादित होता है, अनाज ही उत्पादित होता है। भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादित करता है। यानी कि भारत जो हमारा देश है, वो विश्व का 11% अनाज उत्पादित करता है। अमेरिका व चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है अनाज उत्पादित करने में। भारत के अनाज चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा है। यानी भारत में जो अनाज बोया जाता है वो कौन कौन से हैं? चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है और ज्वार है। तो इनको ये आगे चलते हैं, इनको देखते हैं। चावल के बारे में देख लेते हैं, अनाज अनाज कौन कौन से हैं। तो चावल फर्स्ट नंबर पे आता है, तो इसको देखते हैं। यह भारत की अधिकतर जनसंख्या का भोजन है। यानी कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किसका उपभोग करती है? चावल का उपभोग करती है। भारत में चावल की 3000 से अधिक किस्में, यानी कि 3000 प्रकार के अलग अलग प्रकार के चावल पाए जाते हैं। कोई मोटा अनाज रहता है, कोई मोटा चावल रहता है, कोई पतला चावल रहता है। तो ये सारे प्रकार के चावल पाए जाते हैं। यानी कि इसकी कितनी किस्में हैं, कितनी प्रकार के पाए जाते हैं? 3000 प्रकार के किस्में हैं। विश्व का 21% चावल भारत में उत्पादित होता है। यानी कि विश्व का 21% चावल कहाँ पर होता है उत्पादित? भारत में होता है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यहाँ कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। यानी कि यहाँ पर जो कृषि होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है। यानी कि यदि बारिश नहीं होगी तो ये कृषि संभव नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है चावल की कृषि के लिए। प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा है। यानी कि जहाँ पर चावल सर्वाधिक होता है वो है पश्चिम बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है और राजस्थान में होता है और हरियाणा में होता है। तो इनको जो याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक देखते हैं। क्या है ट्रिक? तो हरी राज 5 रुपये उत्तर पश्चिम में फेंको। यानी कि 5 रुपये क्या क्या करने हैं? हरी राज को फेंकने। कहाँ पर फेंकने? उत्तर और पश्चिम में फेंकने। तो हरी से आ जाएगा हरियाणा, राज से आ जाएगा राजस्थान, 5 से आ जाएगा पंजाब, रुपये 5 रुपये उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पश्चिम से आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी याद कर लीजिएगा कि हरी राज 5 रुपये उत्तर पश्चिम में फेंको। आगे चलते हैं। गेहूँ। गेहूँ की फसल के बारे में, विश्व का 12% गेहूँ उत्पादित होता है भारत में। इसे शरद ऋतु में बोया जाता है। यानी कि इसको शीत ऋतु में, यानी कि जब सर्दियाँ आने लग जाती है तब गेहूँ की कृषि की जाती है। इसका 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक सीमित है। यानी कि 85% जो गेहूँ का उत्पादन होता है वो उत्तरी भाग में होता है, राजस्थान के उत्तरी भाग। ये भारत के जो उत्तरी भाग है, यानी कि इस तरफ का, तो यहाँ पर सर्वाधिक होता है। अर्थात उत्तरी गंगा का मैदान, मालव पठार, हिमाचल श्रेणी, इनमें क्या होता है? यहाँ पर ना सर्वाधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ की कृषि की जाती है। यानी कि हरी राज 5 रुपये उत्तर पश्चिम में पेगा। हरी से आ जाएगा हरियाणा, राज से आ जाएगा राजस्थान, 5 से आ जाएगा पंजाब, उत्तर पश्चिम से आ जाएगा उत्तर प्रदेश और पश्चिम से आ जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा कि गेहूँ के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ज्वार के बारे में देखते हैं। देश में कुल बोए क्षेत्र के 16% भाग पर ज्वार यानी कि मोटा अनाज बोया जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मोटा अनाज बोया जाता है, यानी कि ज्वार बोया जाता है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनको याद कैसे करें कि ज्वार की खेती कहाँ कहाँ पर होती है? तो इसकी यह ट्रिक है कि महाराज कर्नाटक करो में देने अंदाज जा रहा है। महाराज नाटक करो में
देने अंदाज जा रहा है। महाराष्ट्र से जगह महाराष्ट्र, कर्नाटक से जगह कर्नाटक करो। मध्य में अंधा जा रहा है, यहाँ पर मध्य कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको काट के मध्य, मध्य प्रदेश, मध्य में अंधा जा रहा है। अंधा से जगह आंध्र प्रदेश, अंधा जा रहा है। ट्रिक है कि महाराज नाटक करो, महाराज नाटक करो। मध्य में क्या जा रहा है? अंधा जा रहा है, यानी कि मध्य से जगह मध्य प्रदेश और अंधा से जगह आंध्र प्रदेश, यानी कि महाराज से जगह महाराष्ट्र, नाटक से जगह कर्नाटक, मध्य से जगह मध्य प्रदेश और मध्य में अंधा जा रहा है, अंधा से जगह आंध्र प्रदेश। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा ज्वार के क्षेत्र को। बाजरा, बाजरे के बारे में देखते हैं। ये कृषि शुष्क जलवायु में बोया जाता है। ये क्षेत्र है ना, ये बाजरा उत्पादित जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए है ना शुष्क जलवायु उपयुक्त है। भारत में पश्चिम भाग में बोया जाता है, यानी कि पश्चिम क्षेत्र में इसका कृषि की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा राज्य बाजरा के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वह है महाराज हरि गुजर बाज पकड़ता है। महाराज हरि गुजर क्या करता है? बाज को पकड़ने का काम करता है, यानी कि बाज पकड़ता है। महाराष्ट्र से जगह महाराष्ट्र, राज से जगह राजस्थान, हरि से जगह हरियाणा, गुजर से जगह गुजरात, यानी कि महाराज हरिराज गुजर, हरि गुजर बाज पकड़ता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी करके बाज से जगह बाजरा। मक्का, मक्का के बारे में देखते हैं। ये एक चारा फसल है, ये एक चारे की फसल है मक्का। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भागों को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में बोई जाती है। यानी कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ये वाला, तो यहाँ पर ये नहीं होती और बाकी सभी इन सारे वाले भागों में होती है। यानी कि ये कहाँ पर होती है? क्षेत्र राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में ये कृषि होती है। यानी कि ट्रिक है कि आर के MP के अंधा भी तेल लगाता है। आर से जगह राजस्थान, के से जगह कर्नाटक, एम से जगह मध्य प्रदेश, के अंधा से जगह आंध्र प्रदेश, तेल से जगह तेलंगाना। आर के MP के अंधे भी क्या करते हैं? तेल लगाते हैं। आर के सुन ले भाई, MP के अंधे भी क्या करते हैं? तेल लगाते हैं। अंधे से जगह आंध्र प्रदेश, तेल से जगह तेलंगाना, MP से जगह मध्य प्रदेश और के से जगह कर्नाटक और आर से जगह राजस्थान। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा मक्का उत्पादित क्षेत्रों को। कुल बोए क्षेत्र के 3% भाग पर बोई जाती है मक्का। दालें, दालें के बारे में ये एक फलीदार फसल है जो नाइट्रोजन यौगिक द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती है। उर्वरकता बढ़ाती है। फलीदार फसल है जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती है, यानी कि मिट्टी के लिए आवश्यक है। देश के कुल एक क्षेत्र का 11% भाग दालों के अधीन है। चना, अरहर प्रमुख दालें फसलें हैं। चना के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी दालें फसलें हैं जो प्रमुख हैं। इस फसल के लिए 1 या 2 बार हल्की वर्षा की आवश्यकता है, यानी कि 1-2 बार यदि हल्की वर्षा भी हो जाए ना तो चावल की फसल क्या हो जाती है? उग जाती है, अच्छे से पैदावार हो जाती है चावल की। भारत में 2% भाग पर ही चने की खेती की जाती है, यानी कि 2% भाग पर ही चने का उगाया जाता है। अरहर की फसल के बारे में देखते हैं। यह देश की प्रमुख दाल फसल है। कौन सी? अरहर। इसे लाल चना आया पिजन बी के नाम से भी जाना जाता है। तिलहन, खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। देश के कुल कृषि क्षेत्र के 14% भाग पर तिलहन फसल बोई जाती है। प्रमुख तिलहन फसलें हैं। मूंगफली, भारत में विश्व के 19% मूंगफली उत्पादन करता है। यह खरीफ की फसल है। मूंगफली क्षेत्र है इसके गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों में ये इस प्रकार की कृषि की जाती है। मूंगफली की कृषि की जाती है। राजगुरु अंधा तेल लगाता है। राज से जगह राजस्थान, गुरु से जगह गुजरात, आंध्र से जगह आंध्र प्रदेश और तेल से जगह तमिलनाडु। तोरियां और सरसों के बारे में देखते हैं। रबी की फसल है तोरियां और सरसों। रबी की फसल, ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। ये फसलें क्या होती है? पाले को सहन नहीं कर सकती, यानी कि ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाती ये फसलें। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में बोई जाती हैं। तोरियां व सरसों, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं बनता। रेशेदार फसलें, यह फसलें हमें कपड़ा, बोरा, थैला, कई प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशे प्रदान करती हैं, यानी रेशे देती है। कपास के बारे में देखते हैं। ये 2
यह तो उनके कटिबंधीय फसल है, यानी कि ये तो क्या है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। ये खरीफ की फसल है। ये क्या है, खरीफ की फसल है कपास। अमेरिका को कपास को देने में उत्तर पश्चिमी भागों में नरमा कहा जाता है। अमेरिकन कपास को देश में उत्तर पश्चिमी भागों में नरमा कहा जाता है। नरमा के नाम से कपास को जाना जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी कि बादल नहीं होने चाहिए, बारिश वाला भाग नहीं होना चाहिए कपास के लिए। भारत का कपास उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान है। देश के कुल बोए क्षेत्र के 4% भाग पर कपास बोई जाती है। कपास महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अधिक बोई जाती है। महाराज हरि पंजाब से कपास लेकर गुजरा। महाराज हरि क्या करता है, पंजाब से क्या लेकर जाता है, कपास लेकर जाता है। और कहाँ पर चल जाता है, वो गुजर जाता है, यानी कि कपास को लेकर गुजर जाता है। महाराज से आ जाएगा महाराष्ट्र, राज से आ जाएगा राजस्थान, हरि से आ जाएगा हरियाणा, पंजाब से आ जाएगा पंजाब, कपास से आ जाएगा कपास क्षेत्र, लेकर गुजरा। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, जूट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका प्रयोग थैले, बोरे, मोटे वस्त्र, सजावटी सामान बनाने में होता है। आज भारत विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है। क्षेत्र बिहार और असम है। असम ने बिहार से जूट बोला। असम ने क्या किया है, बिहार से जूट बोला। असम से जगह असम, बिहार से जगह बिहार ने जूट से जगह जूट उद्योग यहाँ पर होता है कि जूट के फसल लेते हैं। अन्य फसलों के बारे में देखते हैं। गन्ना, अन्य फसलों में आता है गन्ना। यह आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु क्षेत्र में उगता है। भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत विश्व का 19% गन्ना उत्पादित करता है हमारा भारत देश। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादित करता है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अधिक होता है, यानी कि गन्ना कम आता है। गन्ना से जगह गन्ना उत्पादक क्षेत्र, क से जगह कर्नाटक, म से जगह महाराष्ट्र, आ से जगह आंध्र प्रदेश, ता से जगह तमिलनाडु। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लीजिएगा। गन्ना कम आता है। चाय के बारे में देखते हैं। यह एक रोपण कृषि है, यानी कि एक प्रकार की रोपण कृषि है जो पेय पदार्थों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र है। जो असम है ना, वहाँ पर चाय आज भी उत्पादित है, ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में। चाय की खेती पश्चिम घाट के नीलगिरी पहाड़ी तथा इलायची पहाड़ियों के निचले ढाल पर की जाती है। विश्व का 11% चाय उत्पादन भारत में होता है। विश्व का यहाँ पर 21% भाग भारत में उत्पादित होता है चाय का। कॉफ़ी, इसके बीज को, जो कॉफ़ी का जो बीज रहता है ना, उसको भूनकर पीसा जाता है। इसकी किस्में 3 हैं, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। ये कृषि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। काका तुम कॉफ़ी पियो, का से जगह कर्नाटक, के से जगह केरल, तुम से जगह तमिलनाडु, कॉफ़ी से जगह कॉफ़ी पियो। भारत में कृषि की समस्याएं, अनियमित मानसून पर निर्भर होता है। भारत में जो कृषि रहती है ना, अनियमित मानसून पर निर्भरता होती है कृषि की। भारत में जो कृषि का 1/3 भाग ही सिंचित है। राजस्थान रहता है नेतृत्व में कृषि, वर्षा बहुत कम तथा अत्यधिक अविश्वसनीय है। निम्न उत्पादकता, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फसलों की उत्पादकता कम है, जैसे चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋण ग्रसिता, आधुनिक कृषि में लगातार बहुत आती है और छोटे छोटे किसानों के बहुत कम होते जा रहे हैं। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, भारत में जो छोटे किसानों की संख्या अधिक है। भारत में 1% हेक्टेयर से छोटे भू जोत 60% हैं। 40% किसानों के पास वह जोत का आकार 0.5
5 हेक्टेयर है। बढ़ती जनसंख्या का पारिवारिक बंटवारे से यह आकार और भी सिकुड़ता जा रहा है। वाणिज्य के कारण अभाव। अधिकतर किसान अपनी ज़रूरतों या उपभोग के लिए सीमित फसल उगाते हैं, यानी कि कम ही फसल उगाते हैं जो उनके उपयोग में हो। व्यापार अल्प रोजगारी। कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल JSR की स्टडी पर आइए और यहाँ पर प्ले लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी और प्ले लिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स एंड